नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। लॉरेंस आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एनआईए कोर्ट में पेश होंगे। नाम से आतंकवादी और गैंगस्टर शब्द हटाने के लिए कोर्ट में बहस होगी। चांद पर ढलने वाली है शाम, लौटेगी सर्द रात, जानिए क्यों नहीं जग रहे विक्रम प्रज्ञान। आज मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने आया हूँ, कुछ मांगने नहीं। अभिनेता अनुपम खेर ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 झील समेत 1651 करोड़ का कार्य का उद्घाटन किया। अनुष्का विराट के घर फिर बजेगी किलकारियां। कुछ दिन पहले पति विराट के साथ क्लिनिक के बाहर दिखी, 2021 में दिया पहले बच्चे को जन्म। रूस से आने जा रहा चीन और पाक का काल, अब भारत की सीमा पर परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े एनडीपीएस मामले की जांच अहमदाबाद एटीएस ने अपने हाथ में ले ली है। लॉरेंस फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई की ओर से एनआईए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अदालत और पुलिस रिकॉर्ड में उनके नाम के साथ गैंगस्टर या आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन पर अभी तक एक भी मामला साबित नहीं हुआ है। लॉरेंस को गैंगस्टर या आतंकवादी के रूप में चित्रित करके असामाजिक लोग उसके नाम का फायदा उठाकर अवैध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में आज कोर्ट में लॉरेंस और सरकारी वकील के बीच बहस होगी और गैंगस्टर और आतंकवादी जैसे शब्द को कोर्ट रिकॉर्ड से हटाया जाएगा या नहीं। साथ ही लॉरेंस आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश होंगे। बता दें कि लॉरेंस के उक्त आवेदन को लेकर सरकार ने कहा था कि लॉरेंस द्वारा ऐसा कोई आवेदन नहीं किया गया था, कि ये तो बस उनके वकील के गुस्से का नतीजा है। जब लॉरेंस के वकील आनंद ब्रह्म भट्ट ने कहा कि क्या लॉरेंस ने बिना पढ़े ही आवेदन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लॉरेंस बिश्नोई के वकील आनंद ब्रह्म भट्ट ने कोर्ट के समक्ष लॉरेंस की ओर से पेश किए जाने वाले जांच कागजात की मांग की थी। कोर्ट ने जांच के कागजात लॉरेंस के वकील को देने का आदेश दिया था। साथ ही लॉरेंस के वकील ने मांग की है कि उन्हें अदालत की हिरासत में लॉरेंस से मिलने की इजाजत दी जाए, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी चाहे तो ही उसका वकील उससे मिल सकता है। इसलिए लॉरेंस अपने वकील से तभी मिल सकता है जब वह चाहेगा। गौरतलब ये है कि एटीएस गुजरात ने एनडीपीसी मामले में लॉरेंस सहित आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8C, 21C, 23C, 25 और 29 और आईपीसी की धारा 18, 38, 39 और 40 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा ये भी आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई बाबा खालसा इंटरनेशनल टेररिज्म ग्रुप को हथियार सप्लाई करता है। विक्रम और प्रज्ञान अब तक नींद से क्यों नहीं जगे? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। आइए जानते हैं कि वैज्ञानिकों को अभी भी क्या उम्मीद है। इसरो की तरफ से चांद पर भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अभी तक नींद से नहीं जागे और शाम होने वाली है। जल्द ही चांद पर भयंकर सर्द रात भी हो जाएगी, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान का नहीं जागना चिंता का विषय बन चुका है। जान लें कि चांद पर एक दिन धरती के 28 दिनों के बराबर होता है। ऐसे में 14 दिन बीते जाने के बाद फिर से चांद पर रात होने वाली है, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान ने अभी तक कोई सिग्नल नहीं भेजा है। आइए जानते हैं कि ऐसा किस वजह से हो रहा है। विक्रम और प्रज्ञान अभी तक नींद से क्यों नहीं जागे? जान लें कि ऐसे में ठीक 5 दिन बाद सूर्य फिर से चंद्रमा के लिए अस्त हो जाएगा। इसकी वजह से चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव में धीरे धीरे भयंकर ठंड हो जाएगी। यहाँ सर्द रात की शुरुआत हो जाएगी। चांद की दक्षिणी ध्रुव पर ही विक्रम और प्रज्ञान मौजूद है। विक्रम और प्रज्ञान के पास अब केवल 5 दिन बचे हैं। आज से ठीक 5 दिन बाद चांद पर फिर से रात शुरू हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि चंद्रमा पर जब रात होती है तो यहाँ का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अत्यधिक सर्दी में बैटरी और अन्य उपकरण खराब हो सकते हैं। जान ले कि 2 सितंबर को प्रज्ञान चंद्रमा पर सो गया था। प्रज्ञान 27 दिन से सोया हुआ है और विक्रम ने पिछले करीब 25 दिनों से कोई सिग्नल नहीं भेजा है। हालांकि विक्रम और प्रज्ञान सोने से पहले अपना काम पूरा कर चुके हैं। विक्रम और प्रज्ञान का दोबारा एक्टिव होना बड़ी उपलब्धि होगी। विक्रम और प्रज्ञान को धरती से चांद पर 15 दिन की बैटरी की क्षमता के साथ भेजा गया था। विक्रम और प्रज्ञान अपने काम को बखूबी अंजाम दिया, लेकिन रात होने से बैटरी की क्षमता कम होने के कारण विक्रम और प्रज्ञान ने काम करना बंद कर दिया। हालांकि वैज्ञानिकों को ये भी उम्मीद है कि विक्रम और प्रज्ञान में फिर से नई एनर्जी का संचार होगा और सूर्य की रोशनी से बैटरी चार्ज हो जाएगी। अनुपम खेर बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर अभिनेता हैं। इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तमाम फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिलहाल अनुपम खेर विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित नवनीतम फिल्म द वैक्सीन वॉर में नजर आ रहे हैं। इनमें से अनुपम खेर अयोध्या हनुमानगढ़ी समेत 11 हनुमान मंदिरों से जुड़े एक ऐतिहासिक वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं। इस बीच एक्टर शुक्रवार रात अयोध्या पहुंचे। इस बीच अनुपम खेर ने हनुमान जी के 8 मंदिरों और उनके महत्व पर आधारित 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म संकट मोचन लॉन्च की। इस मौके पर उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी कई बातें बताई। अयोध्या पहुंचे अनुपम खेर ने कहा कि उनकी मां कहती हैं, मुझे भी अयोध्या ले चलो। मैं अपनी मां का सपना जरूर पूरा करूंगा। अगर मुझे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिला तो मैं आना चाहूंगा, क्योंकि दुनिया को ये संदेश देने के लिए हमारे मुंह से अपने आप हे राम निकल जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भगवान से केवल शांति और खुशी चाहता हूँ। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। आज मैं कुछ मांगूंगा नहीं, बल्कि भगवान का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। यहाँ के हर पत्थर में एक तीर्थ है। दोस्तों, मैं आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी टेम्पल में आया हूँ। हजारों साल पहले यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति निकली थी। आइए आप बताइए हनुमानगढ़ी के मंदिर के बारे में। हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी इधर जो है आगे में हनुमान जी है, पीछे पूरा राम दरबार। ये अनाथ काल से बहुत पुराना मंदिर है हनुमान जी का। बहुत पुराना है। यहाँ पर आकर हमने अपना एक वीडियो लॉन्च किया। समझ आइए 21 हनुमान मंदिर, उसका पहला जो एपिसोड है वो हनुमानगढ़ी मंदिर का है। और मैंने आप लोगों के लिए भी प्रार्थना की। बहुत सुखद अनुभूति हुई। यहाँ आरती जो हमने यहाँ पर हम आरती में शामिल हुए। बहुत पुजारी जी बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। और अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो भी उसके प्रति भी हमारी तरफ पूरा ध्यान है। जय श्री राम। हनुमान जी की जय। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में करीब 1651 करोड़ रुपए के विकास कार्य की शुरुआत करेंगे। उसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री ने सरखेज, ओगनस और भादज गांव के तालाब के जीर्णोद्धार कार्य की शुरुआत की। केंद्र गृह मंत्री ने सरदार पटेल रिंग रोड से सटे भदाज गांव झील के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन भी किया। अहमदाबाद नगर निगम की ओर से करीब 5 करोड़ की लागत से भदाज झील का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने ओगनस गांव में झील के सौंदर्यीकरण का कार्य भी पूरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की नई इमारत का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गदीश भाई विश्वकर्मा की मौजूदगी में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह ने उद्घाटन के मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में काम कर रही राज्य सरकार और अहमदाबाद नगर निगम की पूरी टीम ने नागरिकों को उनके मांगने से पहले ही सुविधाएं प्रदान की है। उन्होंने समावेशी विकास दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि विकास कार्य की सौगात से शहर का एक भी वार्ड अछूत नहीं है। अकेले गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में पिछले 52 महीने में 17,544 करोड़ की लागत से 11,000 विकास कार्य शुरू और पूरे किए गए हैं।
इसके लिए गांधीनगर के सांसद के तौर पर उन्होंने राज्य सरकार को धन्यवाद और स्थानीय लोगों को बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिन 4 कामों को पूरा करने में 50 साल लग गए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिर्फ 3 महीने में किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन का अभूतपूर्व आयोजन विश्व प्रसिद्ध हुआ, जिसमें दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना अभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि G20 संगठन में अफ्रीकी संघ को शामिल कर नरेंद्र भाई ने दुनिया को संदेश दिया है कि भारत विकसित और विकासशील देशों के साथ है। G20 के ऐसे सफल मेजबानी अन्य देश के लिए चुनौती बनेगी। मिशन चंद्रयान का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि चंद्रयान पर तिरंगा लहराते देख हम सभी का सौभाग्य है। ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष संगठन बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने इसरो के परिवर्तन के लिए उन्हें श्रेय दिया। अमित शाह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदना कानून के माध्यम से मातृशक्ति के सम्मान का सबसे अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि इस कानून से नारी शक्ति को नेतृत्व में हिस्सेदारी देकर महिलाओं के सम्मान की हमारी प्राचीन परंपराओं का कानून में प्रतिष्ठापित किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नई संसद में पहल बिल पारित कर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। यहाँ बता दें कि इस मौके पर पिंक टॉयलेट, ओवरहेड टैंक टारगेट में ललित गोविंद पार्क, सामुदायिक भवन, 4 तालाब समेत MS पाइपलाइन सहित AMC और औड़ा की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। अनुष्का शर्मा के बारे में इस समय खबर आ रही है कि वो दोबारा प्रेग्नेंट है। बताया जा रहा है कि वो 2-3 महीने की गर्भवती है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिनों पहले अनुष्का और विराट को एक क्लिनिक के बाहर भी स्पॉट किया गया था। अगर ये खबर सच निकली तो वामिका को छोटा भाई या बहन मिल सकती। अनुष्का और विराट कोहली की शादी 2017 में हुई थी। शादी के 4 साल बाद जनवरी 2021 में उन्होंने बेटी वामिका को जन्म दिया। सीक्रेट वेडिंग की थी, जहां सिर्फ कुछ ही लोगों को बुलाया गया था। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने रोम में अपना हनीमून मनाया। 1 सप्ताह बाद दोनों रोम से लौटे। हनीमून से लौटने के बाद अनुष्का विराट की शादी के लिए 2 रिसेप्शन आयोजित किए गए। शादी का पहला रिसेप्शन 21 सितंबर को दिल्ली में हुआ था। ये विराट अनुष्का के रिश्तेदारों के लिए था। दूसरा रिसेप्शन 26 दिसंबर को मुंबई में हुआ था। ये बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की मशहूर हस्तियों के लिए था। मुंबई में होने वाले रिसेप्शन में सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी शामिल हुए थे। बॉलीवुड से आदित्य चोपड़ा, रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान भी शामिल हुए थे। अनुष्का और विराट ने अगस्त 2020 में प्रेगनेंसी की घोषणा की थी। उन्होंने एक फोटो शेयर किया। अनुष्का ने फोटो के कैप्शन में लिखा, और फिर हम 3 हो जाएंगे। उनकी डिलीवरी मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में हुई थी। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर खुशखबरी शेयर करते हुए लिखी कि अनुष्का, उनकी बेटी बिल्कुल ठीक है। सीमा पार से हो रही घुसपैठ और दुश्मन पर कड़ी निगरानी के लिए भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स बड़ी तैयारी कर रही है। भारत सरकार जल्द ही रूस से बड़ी डील करने वाली है। 12 सुखोई फाइटर जेट का सौदा फाइनल होने के बाद भारत अब रूस से MiG-29 जेट खरीदने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इस सौदे की बातचीत काफी आगे पहुंच गई है। भारतीय वायुसेना करीब 3 दशकों से MiG-29 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है और वो इनसे काफी संतुष्ट है। वायुसेना के पास MiG-29 की अभी 3 स्क्वाड्रन है, जिन पर 3 और पाकिस्तान से सटी सीमा की सुरक्षा का जिम्मा है। इसी साल अगस्त में MiG-29 की एक स्क्वाड्रन को श्रीनगर एयरबेस पर तैनात किया गया। सूत्रों के मुताबिक भारत रूस से MiG-29 की बॉडी खरीदेगा और फिर भारत में ही जरूरत के मुताबिक उसमें रडार, मिसाइल और दूसरे उपकरण लगाएगा। बताया जा रहा है कि नए MiG-29 फाइटर जेट पर नई पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइल तैनात की जाएगी। नई पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 1.5 टन होगा और उनकी रेंज 1200 किलोमीटर तक होगी। फाइटर जेट की कमी से जूझ रही भारतीय वायुसेना के पास इस समय फाइटर जेट की 30 स्क्वाड्रन है, जबकि 3 और पाकिस्तान के मोर्चे पर सुरक्षा के लिए वायुसेना को 41 स्क्वाड्रन की जरूरत है। कहा जा रहा है कि 1 साल के अंदर MiG-21 के 3 स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगे।
इसके बाद फाइटर जेट्स की कमी और बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान की सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कमर कस ली है। एलओसी और एलएसी पर प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तैनाती होगी, जिन्हें भारतीय वायुसेना जल्द HAL से खरीदेगी। वायुसेना जल्द ही सीमा पर प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात करने वाली, जिसके लिए जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऑर्डर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदेगी। इसमें से 66 भारतीय वायुसेना और बाकी 90 भारतीय सेना खरीदेगी। वायुसेना और भारतीय सेना बीते 15 महीनों में 15 हेलीकॉप्टरों को पहले ही अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। प्रचंड रेगिस्तानी इलाके में, ऊंचाई वाले इलाकों में, दोनों में संचालित किया जा सकता है। दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर यानी करीब 16,400 फीट की ऊंचाई पर उतर और उड़ान भर सकता है। प्रचंड की सियाचिन और पूर्वी लद्दाख की ऊंचाई वाले क्षेत्र में लिए एकदम सही, साथ ही हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी दाग सकता है। पूर्ण सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाओं में इन हेलीकॉप्टरों की संख्या 300 से अधिक होने की उम्मीद है और जल्द ही निर्यात बाजारों में खरीदारी मिलने की भी उम्मीद है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।